तो दोस्तों शुरुआत एक पार्टी से होती है जो कि रोंग फैमिली की तरफ से होती है। और यहाँ पर रोंग परिवार की बड़ी बेटी यू की आउटफिट के बारे में सभी लोग गॉसिप कर रहे होते हैं। लोग बोल रहे होते हैं हाल ही में तो वो विलेज से आई है, साथ ही में मिस्टर रोंग की पहली वाइफ की बेटी भी, और उसके मॉम की भी कब की डेथ हो चुकी है। लेकिन अजीब बात ये थी कि यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको सब कुछ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। बस यही सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर सभी लोग उसे यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका नाम तो यू है ही नहीं, उसका नाम तो यून भी था। और वो जो जी परिवार की करीब 80 साल की औरत थी। काफ़ी देर तक दिमाग चलाने के बाद में फिलहाल यू को समझ में नहीं आ जाता है कि उसका रीबर्थ हुआ है, वो भी यहाँ पर रोंग परिवार की बड़ी बेटी के शरीर में। यहाँ पर रोंग परिवार की दूसरी बेटी विन आती है। उसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ होता है और सभी उसकी ड्रेस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। वो यू के पास आती है और कहती है तुम रेड वाइन पी रही हो, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम रेड वाइन पीने का शौक रखती हो, वैसे इसका टेस्ट कैसा होता है। उसके इस तरीके से बात करना यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो गुस्से में वाइन का ग्लास सीधा उसी के ऊपर फेंक देती है और कहती है अब तो तुमने इसे टेस्ट कर लिया है ना, तो अब बताओ कि इसका टेस्ट तुम्हें कैसा लगा। अब यहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग तो यू को कहना शुरू कर देते हैं कि लड़की तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है, यहाँ पर रूड भी है, इसको तो तमीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस पर तो यू सभी से कहती है तुम सभी कोने में खड़े होकर मुझ पर ऐसे उंगली कैसे उठा रहे हो, क्या तुमको खुद का बिहेवियर नज़र नहीं आता है, क्या ये रूड होना नहीं है। पर तो फिन कहती है मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर जी परिवार के बड़े बेटे यू वान की एंट्री होती है। उसके आते ही तो सभी लोग बोलना शुरू कर देते हैं अरे कितना ज़्यादा हैंडसम है, यहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है। तू भी उसको देख लेती है और वो अपने मन में सोचती है ये एकदम मेरे हस्बैंड जैसा क्यों नज़र आ रहा है। थोड़ी देर तक उसको ये देखने के बाद में उसको समझ में आ जाता है कि ये तो उसी का ग्रेट ग्रैंड सन है, जिसके बाद में तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो तुरंत ही उसका रास्ता रोक देती है। पर युवान उसको हैरानी से देख रहा होता है। वो सीधे ही युवान का नाम लेकर पूछती है तुम्हारा इस परिवार से क्या रिश्ता है, जिस पर तो डैड भी हैरान हो जाते हैं और बाकी के लोग भी कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई छी परिवार के वारिस के साथ इस तरीके से नाम लेकर बुलाने की। जिसके बाद में यू के डैड आगे आकर उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं ये मेरी बेटी अभी अभी गाँव से आई है, इसीलिए इसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन यू तो यहाँ पर सीधे युवान से कह देती है यून भी कैसा है, वो अभी जिंदा है। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। युवान उसको गुस्से में देखता है और फिर वो कहता है वो एकदम ही ठीक है, आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसका नाम लेने की ज़रूरत है। उसके बाद में यू के डैड से भी वो कहता है कि बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी को कुछ तमीज़ सिखाएं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में तो यू के डैड गुस्से में भड़क जाते हैं और उसको खींचते हुए वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद में हमको अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू अपने कमरे में बैठी हुई होती है और वो स्कूल यूनिफॉर्म में होती है। यहाँ पर वो अपनी चीज़ों के बारे में ही सोच रही होती है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी और क्या क्या उसने अपनी लाइफ में किया था। जिसके बाद में वो ऑनलाइन अपने बेटे का नाम सर्च करती है तो यहाँ पर उसके बेटे की तस्वीर आ जाती है जो कि अब बुजुर्ग हो चुका था। उसकी ऐसी फ़ोटो देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है कि अब उसका बेटा बूढ़ा हो चुका है। जिसके बाद में वो सोचती है कि अब मैं एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की हूँ, पता नहीं अब पढ़ाई कैसी होती होगी, मुझे स्कूल में जाकर कुछ समझ में भी आएगा या फिर नहीं आएगा। इसके बाद में वो स्कूल के लिए निकल जाती है। जब वो नीचे आती है तो यहाँ पर उसका स्टेप मदर, उसके स्टेप फादर, उसका स्टेप ब्रदर जोन बैठे हुए होते हैं। जैसे यू को वो देखता है तो गुस्से में उसके पास आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर वाइन गिराने की। जिस पर तो यू उसकी उंगली को पकड़ के मोड़ देती है और कहती है तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है, तुम मेरे ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हो। इस पर तो यू के डैड आगे आते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा डांटना शुरू कर देते हैं। जिस पर उसकी स्टेप मदर कहती है गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने के बजाय अब इसको बोलिए कि ये जाकर मिस्टर जी से माफ़ी मांगे ताकि वो हमें माफ़ कर दे और हमें कोई दिक्कत ना हो। जिस पर यू कहती है ठीक है मैं इसके लिए राज़ी हूँ और मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम यहाँ पर यू और उसके स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो एक बुक पढ़ते हुए जा रही होती है और उसे वो बुक बहुत आसानी से समझ में आ रही होती है, जिससे उसको लगता है कि इस ज़माने की पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, जितना मैं सोच रही थी उतनी मुश्किल नहीं है।
अब यहाँ पर एक लड़के को देखती है जो कि स्केटिंग बोर्ड चला रहा होता है और वो अचानक से आकर यू से टकरा जाता है, जिससे यू की बुक नीचे गिर जाती है। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि दोस्तों जी परिवार का सबसे छोटा बेटा होता है शाओ बाई। एंड यहाँ पर यू से गुस्से में कहती है, क्या तुमको तमीज़ नहीं है? क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई चल रहा है? मेरी बुक उठाकर मुझे वापस दो। लेकिन यहाँ पर शाओ बाई तो आवाज़ लाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे ऐसी बातें बोलने की? क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? जिस पर यूँ कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। यहाँ पर शाओ बाई का एक दोस्त आ जाता है और वो कहता है, ये जी परिवार का वारिस है, बेहतर होगा कि तुम खुद ही इससे माफ़ी मांग लो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन यू को तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बातों से और वो अपने मन में सोचती है, तो ये मेरा सबसे छोटा ग्रेट ग्रैंड सन, पर यहाँ पर ये कितना ज़्यादा बदतमीज़ है। और वो उसे फिर से कहती है, चलो मुझसे माफ़ी मांगो। जिस पर तो उसका दोस्त कुछ बोलने ही वाला था कि तभी यहाँ पर शाओ भी कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगा। जिस पर यू उसके स्केटिंग बोर्ड को किक कर देती है, जिससे तो शाओ भी अपने घुटनों पर गिर जाता है। शाओ भी उठने की कोशिश करता है लेकिन यू उसके शोल्डर पर हाथ रख लेती है और कहती है, मैं तुमको सिर्फ 3 सेकंड दूंगी, जल्दी से मेरी बुक उठाकर मुझे वापस करो, वरना मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर और भी ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। शाओ भी देखता है कि सभी लोग उसी के ऊपर हंस रहे हैं, जिसकी बातों वो जल्दी से सारी बुक्स उठाकर दे देता है यू को। शॉबी का दोस्त उससे खड़ा करता है। शॉबी कहता है, आज तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, मैं तुम्हें अगली दफ़ा देख लूँगा। और वो वहाँ से भाग जाता है। शॉबी का दोस्त भी कहता है, मैं भी अगली बार तुम्हें देख लूँगा। और वो भी ये कहकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर तो यू तो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं ड्राइवर यू को लेने के लिए आया होता है। यू यहाँ से निकल जाती है, तभी यहाँ पर यू वान की कार भी आ जाती है और वो यू को देख लेता है। जिसके बाद में यू वान अपने छोटे भाई शॉबी को मैसेज करता है कि दादाजी एयरपोर्ट पर जल्दी आने वाले हैं, तुम भी पहुँच जाओ जल्दी। अब हम यहाँ पर यू को भी कार में देखते हैं जो कि न्यूज़ देख रही होती है ऑनलाइन, और न्यूज़ के ज़रिए उसको पता चल जाता है कि वो भाई चाइना वापस आ रही है और वो जल्दी से एयरपोर्ट पर आ जाएंगे। जिस पर तो वो अपने ड्राइवर को जल्दी से एयरपोर्ट जाने के लिए कहती है। हम देखते हैं शाओ भाई यहाँ पर पहले ही एयरपोर्ट पर पहुँच चुका होता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? इस पर तो यू कहती है, बकवास करना बंद कर दो। लेकिन तभी यहाँ पर शाओ भाई के पास मैसेज आ जाता है और उसको पता चलता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब हो गई है। साथ ही में उसको बोला जाता है कि तुम्हें मीडिया वालों का ध्यान भटकाना होगा। जिसके बाद में वो जोर से चिल्लाकर कहता है, दादाजी उस तरफ से आ रहे हैं। उस सभी रिपोर्टर्स उस तरफ भाग जाते हैं। ये देखकर तो यूँ सोचती है, वाओ मेरा ग्रेट ग्रैंड सन तो काफ़ी ज़्यादा समझदार है। तभी यहाँ पर वो बई को वो लाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है। उसे देखकर तो यू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। हालांकि यहाँ पर सभी उसको मिस्टर जी बोल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर यू उसको यू बई कहकर चिल्ला रही होती है। जिस पर तो यू बई अपने मन में सोचता है कि क्या कोई मुझे मेरे निकनेम से बुला रहा है? काफ़ी अरसा हो चुका है, मैंने इसको बहुत दिनों के बाद सुना है और ये मेरी माँ ही इस नाम से मुझे अक्सर बुलाया करती थी। और फिर यहाँ पर यू बई को लाया जाता है, मतलब लेकर निकाला जाता है उसको एम्बुलेंस में। तब यहाँ पर युवान को कार में देखते हैं जहाँ पे ड्राइवर बताता है कि उनके साइड में एक आदमी बैठा था। अचानक से उसने बताया कि उसकी टांगे एक कार एक्सीडेंट में चली गई थी। ये सुनते तो मिस्टर जी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जिस पर तो युवान बताता है कि दरअसल उसकी मॉम की मौत भी एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और वो भी वो बई को बचाने के चक्कर में, इसी वजह से वो काफ़ी सालों से बीमार है और वो इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। और जब भी किसी कार एक्सीडेंट के बारे में वो सुनते हैं तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब दोस्तों हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूसी परिवार के पुराने घर पर पहुँच जाती है। उस घर को देखकर तो वो सोचती है, ये तो वही घर है जहाँ पर मेरी शादी हुई थी, इसको अभी तक ऐसा ही रखा गया है। दरवाज़ा खटखटाती है वो, युवान बाहर आता है और वो उसको वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। सामने से यू कहती है, मैं यहाँ पर मिस्टर जी से मिलने के लिए आई हूँ, मैंने सुना उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब है, मैं बस उन्हें देखना चाहती हूँ। पर तो युवान अपने मन में सोचता है, इस बारे में तो किसी को भी नहीं पता है कि वो यहाँ पर है, तो फिर इसको कहाँ से पता चला। वो जब नोटिस करती है कि वो उसको शक भरी निगाहों से देख रहा है तो वो
उसको सेफ का पासवर्ड बता देती है। ये सुनते तो युवान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हैरान हो जाता है वो और सोचता है कि इस पासवर्ड के बारे में मेरे अलावा सिर्फ दादाजी को ही पता है। आखिर इसका दादाजी से क्या रिश्ता हो सकता है जो कि इसको इस पासवर्ड के बारे में पता है। और वो उसको अंदर लेकर आ जाता है। अब यू अपने सामने यूबई को देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उनको देखकर इसका दिल भर आता है और युवान को देख काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है मैंने इस लड़की के बारे में सब कुछ मालूमात की है। युवान को बताता है कि रोंग परिवार की बड़ी बेटी है। इसकी मॉम की डेथ काफ़ी सालों पहले हो गई थी, जिसके बाद में ये कंट्री साइड में रहा करती थी। ये बस कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर आई है और इसके बारे में ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसके ऊपर आप शक कर सके। पर युवान कहता है बिल्कुल नहीं, इसका ज़रूर कोई तो रिश्ता है जो कि ये हमारे घर के बारे में इतना सब कुछ जानती है और वो भी अच्छे से पता करो। इसके बारे में युवान के पास यू आती है और वो कहती है मैं इनको यहाँ पर हर रोज़ देखने आया करूँगी, तुम प्लीज़ मुझे अपने वी चैट पर ऐड कर लो। और वो उसको अपना स्कैनर दे देती है। यहाँ पर बिना कुछ बोले ही युवान उसको स्कैन कर लेता है, जिसके बाद में यू यहाँ से चली जाती है। यू जब घर आती है तो मेड उसको पूछती है कि मैं आपके लिए क्या बना दूँ, जिस पर तो वो नूडल बनाने को कहती है। मेड उसके लिए नूडल बनाकर लाती है। वो खाने वाली होती है, तभी उसकी नज़र जुन पर पड़ती है जो कि छिप छिप कर उसको देख रहा था। उसके बाद वो उसको अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम जैसी लड़की के पास मैं कभी नहीं आऊँगा, कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो। और इस पर तो वो गुस्से में उठकर उसके पास जाती है और उसे खींचकर अंदर लेकर आ जाती है और वो नूडल ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम मेड्स को देखते हैं, जिसमें से एक मेड कहती है ये कितनी ज़्यादा रूड है, ऐसे बच्चे के साथ भलाई कौन करता है। जिस पर पहले वाली मेड बोलती है कि वो जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जोन है वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। उसने उसकी नूडल में करीब 1 कटोरी नमक डाल दिया, साथ ही में उसमें थूक भी दिया। भला अब तुम ही बताओ कौन इतनी शरारत को बर्दाश्त करेगा। जिसके बाद जोन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है तो उसके पेरेंट्स आ जाते हैं वहाँ पर और डैड कहते हैं कि तुमसे पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, यहाँ पर ये सब कुछ तुम करती रहती हो। जिसके बाद में वो नूडल दिखाती है और कहती है अगर आप में हिम्मत है तो इसको ज़रा खा कर दिखाए, बिकॉज आपके बेटे ने इसमें बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई है। इसके बाद तो जुन की मॉम कहती है चलो अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांगो। जिसके बाद तो उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है। यू यहाँ से चली जाती है, डैड भी चले जाते हैं। जिसके बाद जुन की मॉम यहाँ पर जुन को समझाती है देखो वो तुम्हारी बड़ी बहन है, 2 साल में उसकी शादी हो जाएगी और वो यहाँ से चली जाएगी, चाहे उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारी इस तरीके की हरकतें रही और इस तरीके से तुम झगड़ते रहे तो तुम्हें ज़रूर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलने वाला है। इसलिए बेहतर होगा कि इन 2 सालों तक एकदम शांति बनाकर रखो। नेक्स्ट सीन में हम यू को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पे शॉबी का दोस्त उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा घमंडी लड़की हो, पता नहीं तुम खुद को क्या समझती हो जो कि तुम्हारी हिम्मत हो गई है कि तुम शॉबी के सामने इतनी ज़्यादा बोलोगी, साथ ही में उसको घुटनों पर भी बैठा दोगी। यू उसकी सारी बातें एकदम शांति से सुन रही होती है, लेकिन वो सामने से लगातार बोले जा रहा होता है। जिस पर तो यू कहती है सिर्फ तुमको 2 ऑप्शन दूंगी मैं, या तो यहाँ से दफा हो जाओ वरना अपनी ज़ुबान को लगाम देकर यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी वरना। जिस पर तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शाओ बई का दोस्त शाओ बई से कहता है चलो इसको सबक सिखाते हैं। जिस पर तो शाओ बई भी गुस्से में टेबल पर अपने बैग को पटकता है। जिसके बाद तो उसका दोस्त फुल एटीट्यूड में आ जाता है और अपनी टाई को भी ढीली करने लग जाता है, बिकॉज वो फाइट करने की तैयारी जो कर रहा होता है। लेकिन अफसोस यहाँ पर जो शाओ बई था वो टेबल पर अपना सर रखकर तो सो जाता है। जिस पर उसका दोस्त कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर तो शाओ बई उसको एक बहुत ही अच्छी लाइन बोलता है कि अच्छे मर्द कभी भी किसी लड़की के साथ झगड़ा नहीं किया करते दोस्त। जिसके बाद तो उसका दोस्त भी एकदम शांत होकर बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यू एक बार फिर से जी परिवार के घर पर आ जाती है यू बई से मिलने के लिए। यहाँ पर बटलर उसको यू से मिलवाता है और बताता है कि डॉक्टर ने कहा है अगर उनको 2 या 3 दिन में होश नहीं आया तो फिर उन्हें 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं होश में आने के लिए। जिसके बाद में यू उनसे कहती है मैं अकेले इनसे बात करना चाहती हूँ। जिस पर बटलर बाहर चले जाते, लेकिन बाहर से वो सब कुछ देख रहे होते हैं, यानी कि नज़र रख रहे होते हैं। यहाँ पर यू तो एक स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है जो कि वो बचपन में उसको सुनाया करती थी। इस स्टोरी सुनकर तो यहाँ पर उसकी फिंगर्स मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर तो बटलर एकदम से हैरान हो जाता है, साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। जिसके बाद में बटलर उसके करीब आता है और कहता है
चलिए बाहर चलने का टाइम हो गया है। अब हम देखते हैं यूँ यहाँ से जा रही होती है कि शाओ भाई यहाँ पर आ जाता है और फिर वो मन ही मन में ख्याली पुकाव बनाना शुरू कर देता है और सोचता है शायद मुझको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, तभी तो हर जगह पहुँच जाती है। यहाँ पर मेरे पीछा करते हुए एयरपोर्ट पर भी पहुँच गई और अब ये मेरे घर तक आ गई है। तभी बटलर शाओ भाई से पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो, जिस पर तो वो तुरंत ही इनकार कर देता है। अगले सीन में हम यू को एक लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पे काफ़ी देर तक एक बुक की तलाश कर रही होती है। फाइनली उसको वो बुक मिल भी जाती है, लेकिन जब वो उसका प्राइस देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जिसके बाद तो वो अपने अकाउंट में पैसे दे चेक करती है और फिर कहती है रोंग परिवार फालतू में अमीर बनने का नाटक करता है। अगर इतना ज़्यादा अमीर होता तो भला अपनी 18 साल की लड़की को इतने कम पैसे कौन देता है। फिर वो सोचती है अगर मैं युवान को जाकर बता दूँ कि मैं उसकी परदादी हूँ तो क्या वो मुझे पैसे दे देगा। जिसके बाद वो सोचती है खैर जाने दो, वो इस पर यकीन नहीं करेगा, मुझको सिर्फ अपने बेटे के होश में आने का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही वो होश में आएगा मुझको पहचान लेगा। अगले सीन में हम रोंग परिवार को देखते हैं जहाँ पे उनकी मोम बताती है कि अभी अभी जी परिवार ने म्यूजिक कंपटीशन के बारे में अनाउंसमेंट की है, वो साथ ही में वो इसको ऑर्गेनाइज भी करने वाले हैं। इसको सुनकर तो विन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कौन सा गाना गाऊंगी। उसकी मॉम कार्ड देखते हुए कहती है उन्होंने सिर्फ 3 गाने ही रखे हैं, इनमें से कोई एक तुम्हें चूज़ करना होगा। वो तीनों गानों को देखती है और फिर कहती है ये तीनों गाने तो मैंने कभी सुने भी नहीं है। इन लोगों की बातों पर खास ध्यान नहीं दे रही होती है यून। और वो तभी मोम कहती है तीनों गाने करीब 90-30 के हैं। ये वो गाने हैं जो कि माँ हमेशा अपने बच्चों को गाकर सुनाया करती है, यानी कि बच्चों के लिए गाया करती है। ये सुनकर तो यहाँ पर यून उनकी बातों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। जिसके बाद में विन की मोम कहती है ये सभी गाने बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। जे परिवार ने ये इसीलिए किया क्योंकि मिस्टर जे हाल ही में काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उनको ठीक करने के लिए वो ये तरीके अपना रहे हैं। ये सुनकर तो यू अपने मन में सोचती है मेरा बेटा अभी भी मुझे याद करता है, इसीलिए मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वो कहती है मैं भी इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहती हूँ। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। विन तुरंत ही कहती है ज़रा दोबारा दोहराना तुमने क्या कहा है। जिस पर जुन सेम उसकी लाइन बोलकर कहता है ये बोल रही थी ये। जिस पर तो मिस्टर रोंग कहते हैं तुम्हारी मॉम स्कूल में वोकल टीचर थी, अगर विन लेती तो ये एक नॉर्मल बात थी कि उसने अपनी मॉम से गाना गाना सीखा हुआ है, लेकिन तुमने तो कभी कुछ सीखा भी नहीं है। इसके बावजूद तुम कैसे मजे मजे में इसमें पार्टिसिपेट ले सकती हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जितना ज़्यादा टाइम तुम इसमें अपना वेस्ट करोगी उससे अच्छा है कि तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, वरना अगर वहाँ पर जाकर तुम बेकार गाओगी तो फालतू में हमारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। फिर वैन तो मन ही मन में खुश हो रही होती है और फिर वो यू से कहती है तो फालतू में इसमें पार्टिसिपेट लेने की सोच रही हो, कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो। पर यू कहती है हाँ। वो उठकर वहाँ से चली जाती है। अब यू अपने रूम में आ जाती है और वो सोचती है ये मेरे बेटे के लिए है, मैं इसको ज़रूर करूँगी। फिर वो मोबाइल में ही अपने गाने को रिकॉर्ड करती है। नीचे रोंग परिवार को भी इसके गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो भी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये लड़की पागल हो चुकी है, मोबाइल में ही रिकॉर्ड कर रही है। और वो अपनी मॉम से कहती है आप मुझे स्टूडियो लेकर चलिएगा रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन उसकी मॉम अपने मन ही मन में सोच रही होती है यून तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गा रही है, भला अचानक से वो इतना अच्छा कैसे गाने गा सकती है। अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो भी स्कूल का, जहाँ पर शाओ भाई फुल स्टाइल मारता हुआ कॉफ़ी लेकर आ जाता है। उसका दोस्त हाथ बढ़ाता है उसे कॉफ़ी लेने के लिए, लेकिन तभी शाओ भी यू के साइड में बैठ जाता है और देखकर तो उसका दोस्त पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। शाओ भाई स्टाइल के साथ यू को गुड मॉर्निंग विश करता है और साथ ही में उसकी तरफ वो कप खिसकाते हुए कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है। लेकिन यू भी उसको वापस से उसकी तरफ खिसका दे दिया उस कप को और कहती है कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए ख़रीदने की। तो धीरे से शाओ भी का दोस्त उससे कहता है अरे मेरे भाई क्यों इस एरोगेंट लड़की के तुम पीछे पागल हुए जा रहे हो, तुम्हें इसके लिए कॉफ़ी लेकर आने की तो कोई ज़रूरत थी नहीं। इस पर तो शाओ भी धीरे से अपने दोस्त को कहता है दरअसल इसको मेरे ऊपर क्रश है। इस पर तो दोस्त उसका सामने से कहता है मुझे लगता है कि तुमको काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी हो गई है, वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। जिस पर शाओ भी कहता है उसने कई बार मुझे चैलेंज किया है, वो मेरे हमेशा ये टेंशन पाने के लिए
आगे रहती है, जिस पर उसका दोस्त कहता है इसको तुम्हारे ऊपर कर्ज है ना, तो फिर तुम उसके आगे पीछे क्यों घूम रहे हो। जिस पर शाओबई कहता है मेरे पास एक अच्छा प्लान है, मैं उसको अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा, फिर पब्लिकली उसको रिजेक्ट कर दूंगा और डंप कर दूंगा, जिसके बाद उसकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होगी और हमारा रिवेंज भी पूरा हो जाएगा। जिस पर उसका दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है तो बहुत ही अच्छा आइडिया है तुम्हारा, मैं एक्साइटेड हूँ इसको रोते हुए देखने के लिए। जिसके बाद शाओबई अपनी WeChat QR कोड देता है और स्कैन करने के लिए कहता है। यू बिना कुछ कहे QR कोड को स्कैन कर लेती है और उसको अपनी फ्रेंड लिस्ट में भी ऐड कर लेती है। तभी यहाँ पर टीचर आ जाती है और सभी स्टूडेंट को बताती है फिजिक्स कंपटीशन के रिजल्ट आ चुके हैं। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन था और वो सबसे बड़ा था, वो किसी ने भी यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है सिर्फ एक स्टूडेंट के अलावा, और वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि यू होती है। जिसके बाद तो यू से पूछती है कि वो उसने कैसे किया, जिसके बाद यू यहाँ पर फुल डिटेल में उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है। अगले सीन में हम यू को कैफेटेरिया में देखते हैं जहाँ पे एक बार फिर से शॉबी उसके पास आ जाता है और वो अपना खाना भी लेकर आया था। शॉबी कहता है यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, चलो मैं तुम्हें बाहर खिलाने के लिए लेकर चलता हूँ। सामने ही एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, लेकिन यू तो उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर अपने खाने पर फुल फोकस कर रही होती है। जिसके बाद में शॉबी इसके सामने बैठ जाता है। वो कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ। जिस पर वो कहती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर वो कहता है बस मैं तो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर विन आ जाती है और वो कहती है लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा है। तभी तो शॉबई आज कैफेटेरिया में खाना खा रहा है। उसके बाद तो वो कहता है क्योंकि मेरा कैंपस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसलिए आज मैं यहीं का खाना खाऊंगा। उसके बाद विन उससे कहती है दरअसल ये मेरी बहन यू है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका अच्छे से ख्याल रखोगे बिकॉज ये हाल ही में कंट्री साइड से आई है, इसीलिए इसको कुछ ज़्यादा ही जानकारी नहीं है। जिस पर शाओबी कहता है बेशक मैं इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा, और वो अपने खाने में से कुछ खाना उठाकर यहाँ पर यू की प्लेट में रखते हुए कहता है कि तुम कितना कम खाती हो, तुम्हें और खाने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो यू उसके खाने को वापस उसके प्लेट में रख देती है और कहती है मैं चलती हूँ, तुम दोनों आपस में बातें करते रहो। एंड वो अपनी प्लेट उठाकर वहाँ से चली जाती है। जिस पर शाओबई आवाज़ लाई कि ये कितनी ज़्यादा एरोगेंट है, इसमें ज़रूर कोई तो बात है। वो भी अपनी प्लेट उठाकर जाने वाला होता है यहाँ पर यू के पीछे, लेकिन वो विन से कहता है तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से, और वो भी चला जाता है। जिसके बाद में हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओबई यू से कहता है कि मुझे पता चला है कि हाल ही में तुम एक लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाया करती हो, क्या मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँ। पर यून कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पर वो कहता है दरअसल मेरे पास कार है। जिस पर तो यू कहती है मेरा पीछा करना बंद कर दो, और वो वहाँ से चली जाती है। जिस पर शाओबई का दोस्त कहता है कि किस एंगल से तुमको लगता है कि ये बंदी को तुम पर क्रश है, मुझको तो लगता है कि ज़रूर सच में तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है। जिस पर तो शाओबई उसको पंच मारते हुए कहता है तुम बेवकूफ़ हो क्या, कभी तुम किसी के प्यार में पड़े हो जो तुम्हें समझ में आएगा। वो बहुत ही ज़्यादा शर्माती है और उसकी हिम्मत नहीं होती है मेरे सामने बोलने की। उसका दोस्त कहता है अरे तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं तो इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ कि कब यहाँ पर वो मेरे सामने रोएगी और मैं हंसते हुए उसको देखूँगा। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है यू एक बार फिर से जी परिवार के घर पर आ जाती है जहाँ एक साथ एक लड़की और एक छोटी बच्ची बैठी होती है। इस लड़की का नाम लैन होता है और ये छोटी बच्ची का नाम मून होता है जो कि लैन की डॉटर होती है। वो जैसे यू को देखती है तो जोर से चिल्लाकर कहती है ये लड़की कौन है। यहाँ पर लैन उससे ऐसे चिल्लाने से मना करती है। जिस पर तो मून तुरंत ही युवान को डैड कहकर बुलाती है और बोलती है क्या मैं जोर से बात नहीं कर सकती हूँ। जिस पर युवान कहता है तुम जैसे चाहो वैसे बात कर सकती हो। उसके बाद में वो कहता है ये आंटी यू है। जिस पर तो उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वो बताती है कि वो यू की सेक्रेटरी, साथ ही में मून उसकी डॉटर है, साथ ही में वो और अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी भी मांगती है। जिसके बाद में यू अंदर चली जाती है। यहाँ पर लैन अपने मन में सोचती है आखिर यू यहाँ पर क्यों आई है। यू वान को मैं बचपन से पसंद करती हूँ और अब अचानक से कोई कैसे आ सकता हमारे बीच में। और फिर वो मून से कहती है जाओ जाकर आंटी यू को पानी देकर आओ। जिस पर तुरंत ही मून कहती है कि आपको कोई मैं नौकरानी नजर आती हूँ। पर यहाँ पर लिन कहती है अगर तुम जाओगी तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा और तुमको दिखाना होगा ना कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। जिसके बाद मून यू के लिए पानी लेकर जाती है। ये देखकर तो यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो जैसे वो उसके हाथ से गिलास लेती है तो वो पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। पर तुरंत ही मून एक्टिंग करते हुए कहती है
क्या आंटी आप ठीक है, मुझे माफ़ कर देना, ये मुझसे गलती से हो गया। और फिर यूँ उसे बड़ी प्यार से कहती है, क्योंकि पहली दफ़ा है इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो ये पानी मैं तुम्हारी मोम के मुंह पर जाकर डाल दूंगी। पर तो मून जोर जोर से चिल्लाकर रोना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर लैन भी आ जाती है। उसके आते ही यहाँ पर मून उससे कहती है, आंटी यू बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, वो मुझे डरा रही थी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, यहाँ से चलो। तभी यहाँ पर यू भी आ जाता है और वो तुरंत ही यू से कहता है, ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगी। जिस पर सामने से वो कहती है, मुझे लगता था कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम इस परिवार को हैंडल करने के लायक हो। इस पर तो तुरंत ही लैन कहती है, तुम यहाँ पर ये क्या बोल रही हो। यू उससे तुरंत ही कहती है, यहाँ से बाहर चली जाओ। जिस पर तो ये तीनों ही नहीं चाहते। यूँ कहती है, अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं खुद तुम लोगों को यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। जिस पर तो मून भी रो रो कर कहती है कि मोम यहाँ से चलो। जिसके बाद लिन कहती है, ये दादाजी का कमरा है, कहीं यहाँ दादाजी को कुछ करना दे। पर यहाँ पर यून कहता है वो कुछ भी नहीं करेगी और ये तीनों यहाँ से चले जाते। हमको अब रात को यून उसके घर पर दिखाई जाती है, जहाँ पे उसके पास उस कंपटीशन टीम की तरफ से कॉल आती है और वो उनको बताती है कि उन्होंने जो आपने वीडियो भेजा था ना, वो सिलेक्ट कर लिया गया। नेक्स्ट राउंड के लिए उसको स्टूडियो में आना होगा, जिसके लिए तो वो ओके बोल देती है। अब अगले दिन यू तैयार होकर ऑडिशन देने के लिए जा रही होती है। तभी नीचे उसको विन उसके मोम भी मिल जाते हैं। वहाँ पर विन ने काफ़ी अच्छा सा गाउन पहना हुआ होता है। जिसके बाद में यू से पूछ लेती है कि वो कहाँ जा रही है। जिस पर वो बताती है कि वो ऑडिशन देने के लिए जा रही है। पर तो तुरंत ही उसकी मॉम कहती है, ऑडिशन के हिसाब से तो तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या तुम इन्हें चेंज करना चाहोगी। तो यू तुरंत ही इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों हमको ऑडिशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सबसे पहले विन गाना गाती है और वो इतना ज़्यादा बेकार गाती है कि जजेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन क्योंकि वो रोंग परिवार की बेटी है, इस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी उसे सिलेक्ट करना होता है नेक्स्ट राउंड के लिए। बाद में यहाँ पर यू आती है, उसके आउटफिट देखकर तो यहाँ पर जजेस कहते हैं कि लगता है ये कोई गरीब लड़की है। जिस पर तो दूसरा जज कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि हमको उसके कपड़ों से जज करना चाहिए, पहले हमको उसकी आवाज़ सुन लेनी चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपना गाना गाना शुरू कर देती है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर गा रही होती है, जो कि सभी को पसंद आता है। तो एक जज बताता है कि ये वही लड़की है जिसने फ़ोन में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजी थी। बाद में तो यून को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब हमको दिखाया जाता है वैन को, जो कि एक जगह से गुजर रही होती है। तभी दो लड़कियां उसको मिलने के लिए जाती है। वो कहती है, हम आपके फ़ैन हैं, आपने बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाना गाया था। वो उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन की एंट्री होती है, जिसके बाद वो लहराते हुए उसके पास पहुंच जाती है और वो यू से पूछती है कि उसका कैसा रहा ऑडिशन। जिस पर तो वो तुरंत ही यहाँ पर मोमा जाती है और वो कहती है ये सिलेक्ट हो गई है। एंड फिर वो कहती है क्योंकि तुम दोनों ही सिलेक्ट हो गई हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं एक शानदार पार्टी रखने वाली हूँ और उस पार्टी में मैं सभी रिश्तेदारों को बुलाऊँगी, जिससे उन सभी को काफ़ी ज़्यादा जेलसी होगी। फिर वो यू से कहती है चलो तीनों साथ में चलते हैं, लेकिन यून कहती है मुझे कुछ और काम है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में विन कहती है ज़रूर ये इसीलिए पास हुई होगी क्योंकि सभी जजेस को पता है ये रोंग परिवार की बेटी है। मॉम कहती है शायद तुम्हारे डैड ने कुछ किया होगा, उसकी सिफारिश लगवाई होगी। कोई बात नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाती हो, तुम यहाँ पर आगे ज़रूर निकल जाओगी इससे, मुझे पूरी उम्मीद है। इस कंपटीशन को तो तुम ही जीतने वाली हो। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। और अब हमको स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओबे एक बार फिर से यू के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है और वो कहता है मेरी प्रिंसेस तुम्हारे लिए कॉफ़ी। जिस पर यू कहती है तुम क्लियर कर सकते हो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। जिस पर वो कहता है क्या तुमको नज़र नहीं आता है कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ। जिस पर वो हंसती है और कहती है अगर तुम बीमार हो तो जाओ जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाओ। जिस पर तो शाओबे कहता है देखो मुझे पहले से ही पता है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो और मैं तुम्हारे इकलौता क्रश हूँ, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम बेहिचक बोल सकती हो। जिस पर तो यू उसको अपनी नोटबुक से मारती है, पर तो वो चिल्लाकर कहता है क्या तुम पागल हो गई हो। जिस पर यू कहती है पागल मैं नहीं तुम हो गए हो, बल्कि तभी तो ऐसी फालतू वाहियात बातें कर रहे हो, लगता है सुबह सुबह पी कर आए हो। जिस पर तो शाओबे का दोस्त धीरे से कहता है अब तो पक्का कंफर्म हो गया है, इसको कोई क्रश व्रश नहीं है यार तेरे ऊपर। जिस पर तो ये बंदा एक बार फिर से उसको अपनी नोटबुक से मारता है और कहता है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है, मैं तुम्हें कितनी दफ़ा समझाऊँ वो बस बता नहीं रही है। अगले सीन हमको
दिखाया जाता है यू जैसे क्लास में आती है तो इसे बंदे ने यहाँ पर उसको प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर रखी होती है। उसको एक सुंदर सा वो बुके देता है और वो बंदी उसके बुके को ले लेती है और फिर उस बुके के फूल उसी के मुंह में डाल देती है और कहती है तुम्हारा सच में दिमाग ख़राब हो गया है। वो बुके उसी के ऊपर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। हम यू को देखते हैं अब जो कि टीचर के पास आती है और यहाँ पर टीचर उसको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को देती है। उसको यू काफ़ी कम टाइम में सॉल्व कर देती है। ये देखकर तो टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे घर चलोगी। वहाँ पर बहुत सारी बुक्स है। उसके बाद हमको रोंग परिवार का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर रोंग कहते हैं यू अभी तक वापस क्यों नहीं आई, जिस पर तो तुरंत ही विन उनके कान भरते हुए कहती है आज क्लास में एक लड़के ने उसको प्रपोज किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसी के साथ बाहर चली गई हो। पर तो मिस्टर रोंग गुस्से में भड़क जाते हैं और तभी यहाँ पर यून आ जाती है। वो यून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं पर तो विन अच्छा बनते हुए कहती है ऐसा होगा ना कि वो किसी ज़रूरी काम में फंस गई होगी। सामने से यू बेबी कहती है मुझे कोई ज़रूरी काम था इसीलिए मैं लेट हो गई हूँ और बाहर थी अभी तक, जिस पर तो डैड को यकीन नहीं आ रहा होता है। वो लगातार यहाँ पर उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं जिस पर तो यू कहती है कि वो टीचर के पास गई थी पर तो डैड मारने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी डैड को टीचर की कॉल आ जाती है एंड यहाँ पर कॉल उठाते डैड और यहाँ पर टीचर उन्हें बोलने लग जाती है कि आपकी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो कल एक आर्ट साइंस कंपटीशन होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि आप उसको वहाँ जाने की इजाज़त दे दें। जिस पर तो वो अपनी इजाज़त दे देते हैं और ये बंदी अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन एक बार फिर यूजी के परिवार के घर पर जाती है जहाँ पे पहले से ही लिन और इसकी बेटी मौजूद होते हैं। जैसे ही यू को देखती है तो वो जल्दी से यू वान को हक कर लेती है और कहती है मुझे इनसे डर लगता है। जिसके बाद में लैन यू से कहती है माफ़ करिएगा मेरी बेटी थोड़ी सी डरपोक है, बातों का बुरा मत मानिएगा इसकी का। जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में वो यू बई के रूम में आ जाती है और अपने साथ वो स्टोरी बुक लेकर आई होती है और कहती है मैं तुम्हें जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो बचपन में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और वो यहाँ पर स्टोरी पढ़ना शुरू कर देती है, मतलब सुनाना शुरू कर देती है और उसकी स्टोरी सुनकर तो यहाँ पर यूबई की फिंगर्स दोबारा से मूव करना शुरू कर देती है जिनको वो नोटिस करती है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर को अभी भी नहीं मालूम था कि यूनबे कब तक होश में आएंगे। युवान दिखाया जाता है जिसके पास में लैन आती है और बताती है कि मीटिंग का टाइम हो रहा है, आपको जाना चाहिए। मून कहती है आप कितनी देर में आएंगे, मुझे आपके साथ बाहर जाना है। जिस पर तो वो कहता है कि वो जल्दी आ जाएगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यू रूम से बाहर आती है तो लैन कहती है कि सर तो पहले ही जा चुके हैं। जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं और वहाँ से जाने लगती है। लैन उसको बाहर तक छोड़ने के लिए आती है तभी मून यहाँ पर भाग कर आती है और जानबूझकर उसे टकराकर ज़मीन पर गिरकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर युवान भी आ जाता है। सीधे सीधे युवान के सामने वो कहती है कि मुझे इन्होंने धक्का दिया है और उसकी मॉम भी यहाँ पर झूठ बोल देती है। इस बात पर तो युवान कहता है कि तुमने ये क्यों किया है। जिस पर तो वो साफ साफ इनकार करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन युवान तो उस यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अंदर से बटलर भागते हुए आता है और कहता है मिस्टर जी को होश आ रहा है। ये सुनकर तो यू बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और इसके बाद में सभी लोग अंदर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं उनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है। इसके बाद में मिस्टर जी की नज़र वहाँ पर रखी हुई टेबल पर स्टोरी बुक पर पड़ती है जिस पर वो कहते हैं इसको यहाँ पर किसने रखा है। जिस पर युवान उनको बताते हैं कि मिस रोंग ने यहाँ पर रखा है। इस पर तो वो कहते हैं कि मिस रोंग कौन है। तो तुरंत ही यू जल्दी से मिस्टर जी के पास बैठती है और कहती है क्या ये बुक सच में तुम्हें याद अभी तक मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मॉम सुनते तो वो हैरान हो जाते हैं, अपने मन में सोचते हैं मेरी मॉम की मौत तो करीब 70 साल पहले चुके, अचानक से ये यहाँ पर कैसे आ सकती है। बाद में वो उसको एक ड्राइंग दिखाती है और कहती है ये तुम्हें याद है तुम्हारा पहला वही पपी जो कि हमको एक पेड़ के नीचे मिला था। यहाँ पर तो यू उसको उसके निक नेम से भी बुलाती है तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाते। जिसके बाद तो उसको एक और दूसरी ड्राइंग देती है वो। इससे तो यूबे को पूरी तरीके से यकीन आ जाता है कि वो उसकी मॉम है और उनका दूसरा जन्म हुआ है। वो उसको हाँ करके जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें तो युवान के सर के ऊपर से जा रही होती है। वो कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर यू कार एक्सीडेंट का जिक्र करने वाली थी
कि युवान कहता है ये वर्ड मत यूज़ कीजिए, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन यू यहाँ पर उस कार एक्सीडेंट का जिक्र करते हुए कहती है उसमें मेरी मौत हो गई थी लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ। युवान को ये सारी बातें तो गन चक्कर लग रही होती है। वो कहता है कि ये आपको पागल बना रही है डैड। यहाँ पर तो यू भाई उसी को डांटना शुरू कर देता है और साथ ही में यहाँ पर वो उसे ये भी बताती है कि अभी हाल ही में उसके पूरे 5 वारिस हैं, तो उनमें से वही किसी एक ग्रैंड चाइल्ड को अपना अधिकारी चुने। ये सुनकर तो युवान का और भी ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। मिस्टर जी यू को यहीं पर रुकने को कहते हैं, जिस पर युवान कहता है कि चलो मैं आपको गेस्ट रूम में लेकर चलता हूँ। जिस पर तो वो तुरंत ही कहती है कौन सा गेस्ट रूम, मुझे मेरे रूम में जाना है। वो चिल्लाकर कहता है कि मोम को उनके रूम में लेकर जाओ। यहाँ पर युवान उनके रूम में उनको लेकर जाता है जहाँ पे यू की करीब 70 साल पहले की सारी चीज़ें यहाँ पर अभी भी रखी होती है, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी बेड पर रखे होते हैं। यहाँ पर युवान से शाओ बई के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो घर पर नहीं आता है, अपने स्कूल के पास ही में एक विला लेकर रहता है। वो अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है हमें। यू जब अपना दरवाज़ा खोलती है तो सामने यू बई पहले से ही खड़ा होता है। तो यू पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर तो वो कहता है लगा था कि कल मैं सपना देख रहा था इसीलिए मैं कंफर्म करने के लिए आ गया। जिस पर वो कहती है तो तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं नॉक किया। जिस पर तो यहाँ पर यू बई कहता है कि मैं दरवाज़ा खोलने से घबरा रहा था कि कहीं आप चली ना गई हो। तो वो कहती है कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुमको भी अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम्हें कम से कम 100 साल तक जीना है। बाद में वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं जहाँ पे बटलर मिस्टर जी को बिठाने वाला था। वो तो पहले अपनी मोम को बिठाते हैं और उसके बाद बैठ जाते खुद, जिसके बाद तो बटलर कि यू का अच्छे से ध्यान रखना और सारी चीज़ें आप ही के हिसाब से चलेंगी। जिस पर तो बटलर अपने मन में सोचता है 40 साल से इनके साथ हूँ मैं, लेकिन आज तक कभी भी मैंने किसी भी लड़की में इतनी दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा इन्हें, आखिर ये क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर युवान आता है सूप लेकर, जो कहता है मदर इसको ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर तो बटलर हैरान हो जाता है और इसी बीच में यहाँ पर शाओ बेब की एंट्री हो जाती है। जैसे वो बंदा इसको देखता है यानी कि यू को देखता है तो कहता है कि तुम अभी तक मेरा पीछा कर रही हो, जब तुमने सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। अगर मुझे पसंद करती तो तुम एक्सेप्ट कर लो ना, इस तरीके से बातों को क्यों घुमा रही हो। ये सारी बातें सुनकर तो दोस्तों यहाँ पर दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वे जोर से यहाँ पर शॉबी को मारते हुए कहते हैं ये तुम क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, वो तुमसे बड़ी है और बड़ी से तुम इस तरीके से बात कर रहे हो, तमीज से बात करो। यहाँ पर शॉबी वाज लाइक बड़ी कौन सी बड़ी, ये तो मेरी क्लासमेट है। वो कहते हैं ये तुम्हारी परदादी है। इस पर शॉबी कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप दादाजी। तभी युवान भी कहता है कि सच में वो तुम्हारी परदादी है। शॉबी वाज लाइक क्या तुम सब पागल हो चुके हो, तुमने सुबह सुबह कौन सा सस्ता नशा किया। तो फिर यहाँ पर दादाजी उसे डांटने लग जाते और कहते ये तुम्हारी सच में परदादी है और इनके साथ जरा तमीज से पेश आओ। वो यून से कहते हैं मोम इनकी बातों का आप बुरा मत मानिएगा, दरअसल ये थोड़ा सा बेवकूफ़ है, ये पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पूरी क्लास में इसकी 3rd डिवीज़न आती है। ये सुनते तो वो हंसने लग जाती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि 3rd आना तो दूर की बात है, वो तो पीछे से 1st आता है। जिसके बाद मिस्टर जी कहते हैं क्या आप दाऊ दाऊ से मिली है। यू कहती है वो कौन है। जिस पर वो कहते हैं कि वो युवान की डॉटर है, बिन माँ की बच्ची है, इसीलिए वो स्कूल में रहती है। और फिर यहाँ पर दुआओं को बुलाया जाता है, उससे मिलकर यू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर लैन अपनी बेटी के साथ में आ जाती है, आते ही युवान से चिपक जाती है। तभी यहाँ पर लैन यू से कहती है पिछली बार के लिए मुझे माफ़ कर देना, मेरी बेटी ने झूठ बोला था। ये सुनते तो मिस्टर जी भड़क जाते हैं और वो कहते हैं ये कैसी बदतमीज बच्ची है। पर युवान कहती है ये अभी छोटी है, ऐसा मत कीजिए। तो दुआओ तुरंत ही कहती है जब एक बार मैंने झूठ बोला था तो डैड ने मुझे 2 घंटे तक खड़ा करके रखा था, लेकिन इसको तो कुछ नहीं कह रही है डैड मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते आखिरकार, जैसे मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हुई नहीं। अगले सीन में सभी लोग खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर यू मिस्टर जी की साइड में बैठती है, लेकिन लैन उससे कहती है कि मैं यहाँ पर बैठना चाहती हूँ। जिस पर तो जी कहते हैं कि ये मेरी माँ है, रुक जाओ यहाँ पर अभी। और फिर यहाँ पर जी कहते हैं कि तुम मिस यू से ऐसे कैसे बोल सकती हो, जाओ जाकर दूसरी जगह पर बैठ जाओ। वहाँ पर मिस्टर जी खुद से ही यू को खाना सर्व करने लग जाते हैं। ये देखकर तो लैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। युवान से कहती है कि मुझे फ़िश खानी है, क्या आप उसमें से कांटे निकाल कर दोगे। जिस पर तो वो
के बोलते थे। तभी दाऊ दाऊ भी कहती है कि उसको भी फिश खानी है। युवान उसको कहती है कि तुम बड़ी हो गई हो, इसीलिए अपना काम खुद से करो। यू को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है ये बात। तभी यहाँ पर शाओ बेबी दाऊ दाऊ से कहता है कि मैं तुम्हारे जितना था तो खुद ही सारी चीज़ें किया करता था। यू से गुस्से में घूरती है और फिर वो मिस्टर जी से कहती है चलो उसको मछली सर्व कर दो। और फिर मिस्टर जी युवान से कहते हैं यू के साथ तुम शॉपिंग पर चले जाना, जिस पर तो वो तुरंत ही कहते हैं कि मैंने मून से ही प्रॉमिस कर लिया है कि मैं उसके साथ मूवी देखने के लिए जाऊंगा। ये सुनकर तो मिस्टर जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसको डांट देते हैं। एंड फिर यू शाओबेग और दोनों के साथ में वहाँ से चली जाती है। जो आते ही यहाँ पर मून युवान से कहती है कि मुझको एक डॉल चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरी मॉम की 1 महीने की सैलरी से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है डैड वो। जिस पर तो युवान तुरंत ही कह देता है कि मैं तुम्हें दिला दूंगा। एंड गाइस ये बच्चे कितने ज़्यादा चालाक है, ये चारों को देखते हैं हम। जहाँ पर यू दाऊ दाऊ को सिखाती है कि खुद के लिए शॉपिंग कैसे की जाती है। वो उसको एक कार्ड देती है और पे करने के लिए कहती है, लेकिन दाऊ दाऊ जाने से मना करती है। तब यहाँ पर शाओबे कहता है कि ये बहुत शैतान है, कहीं कार्ड को घुमा देगी। जिस पर तो वो उसको डांटती है और यूँ कहती है कि इस तरीके की हरकत तुम सभी